गुड मॉर्निंग क्लास क्लास नाइन्थ। पार्ट नंबर 11 हो चुका था, पार्ट 12 कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कैसे देखा कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे। एक फरवरी रेवोल्यूशंस जिसमें राजा को हटाया। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो जितने भी नेता वगैरह थे उनको सरेंडर कर दिया उन्होंने, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, फिर बोल्शेविक को पूरी तरीके से स्ट्रेंथ मिल गई थी, बोल्शेविक पार्टी ने कब्जा कर लिया था। सिविल वॉर में भी बोल्शेविक जीत गया। ठीक है, फाइनली बोल्शेविक आ गया। अब देखेंगे कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, इस यूनिट में सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। जो पहले मैंने बताया सिविल वॉर हुआ था, उसमें बोल्शेविक ने जो बोला था वो किया। अभी इंडस्ट्रीज़ बैंक्स इसको नेशनलाइज कर दिया, परमिट कर दिया पीजेंट्स को कि जो कल्टीवेट कर लो लैंड तुम लोग, जो भी सोशलाइज थी। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज। जो लैंड सोशलाइज थी, मतलब आप लोगों ने देखा था ना, पहले लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, सारे रिच लोगों की लैंड सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी एज पर नीड्स। तो उस पर कल्टिवेशन के लिए अलाउ कर दिया गया था कि अब तुम लोग खेती कर सकते हो। उसके बाद कॉन्फिस्केटेड लैंड जो जब्त की हुई लैंड थी। ठीक है, बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्कर कुड बी। मतलब वो जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक बताना चाह रहा था कि जो जब्त कर ली गई है लैंड, इस पर अब कलेक्टिव वर्क होगा। कलेक्टिव मतलब सारे के सारे साथ मिलकर काम करेंगे। इसने इधर अलाउ कर दिया और इधर पे ये बताया गया है कि वो जो रिफॉर्म ला रहा था, चेंज ला रहा था, उसने कॉन्फिस्केटेड जो जब्त की है लैंड उसको दिखाकर ये बताना चाह रहा था कि इस पर अब कलेक्टिव वर्क मतलब एक साथ पीजेंट्स काम करेंगे और प्रॉफिट्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे एक जगह पे प्लानिंग होगी। वो कौन करेगा? बोल्शेविक ग्रुप। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड मतलब होता है एक जगह पे प्लानिंग होगी और वो पूरे रशिया में इम्प्लीमेंट होगी। ऑफिशियल्स जो थे, ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5-year पीरियड। ऑफिशियल्स मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो नॉलेजेबल थे, उन्होंने असेस किया कि ये जो इकोनॉमी है मतलब अर्थव्यवस्था है, इसको वापस कैसे उठाया जाए। ठीक है, और उसके हिसाब से इन लोगों ने टारगेट्स सेट किए, 5-year प्लान्स बनाए। 5-year प्लान्स पहले भी इंडिया में बनते थे। इंडिया जैसे यहाँ, ये तो रशिया की बात है, इंडिया में 1951 से 5-year प्लान बने हैं, 2015 तक 12 5-year प्लान बन चुके हैं। अब 5-year प्लान इंडिया में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो 5-year प्लान्स बनाए। 5-year प्लान्स इसलिए हर 5-5 साल में ये लोग टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करेंगे। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कुछ प्राइसेस फिक्स कर दिए गए इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट 2 प्लान्स कब बने थे? 1927 टू 1932, 1933 टू 1938। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब एक लेवल पे प्लानिंग होगी, बहुत सारे इंटरफेरेंस लोग नहीं करेंगे, तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ऐसा इनका मानना था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, 100% बढ़ गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। पहले समझो 100 किलो होता था तो 100% से और बढ़ गया, अब 200 किलो होने लगा। ठीक है, किसका किसका? ऑयल का, कोल का, स्टील का। न्यू फैक्ट्रीज एंड सिटीज़ केम इनटू बिंग। अब ये सब तो देखो आप, रशिया में क्या हुआ, 5-year प्लान्स बने, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन हुआ, पीजेंट्स को कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया गया, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई, इंडस्ट्रीज़ बनी, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, न्यू फैक्ट्रीज आई, सिटीज़ बढ़ने लगी। तो ये सब तो चीज़ें हो रही थी, अच्छी बात है। अब इसका एक डार्क साइड क्या है वो पढ़ लेते हैं, मतलब इसका डीमेरिट क्या है। रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। रैपिड कंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा था ना, तो अब 8 घंटे की बजाय लोगों से 10 घंटे काम कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि फटाफट कंस्ट्रक्शन करना है। तो लोगों की जो वर्किंग कंडीशंस की थी लेबर की, वो पुअर थी। इन द सिटी ऑफ मैग्नीटोस्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। एक जो सिटी बताई गई है, इसमें स्टील प्लांट को बनाने में 3 साल लग गए। ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बार बार काम रुका होगा, ये टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हुआ होगा, इस वजह से, मौसम की वजह से, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लिव्स, इसका मतलब जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन ख़राब थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं थी उनकी। एंड द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर एलोन। 550 बार काम रुका था साल भर में, फर्स्ट ईयर में ही। कोई भी जो अगर प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंस्ट्रक्शन प्लांट 3 साल में अचीव हुआ था। क्यों? क्योंकि 550 बार तो काम रुका था सिर्फ फर्स्ट साल में ही, बना रुका, फिर बना फिर रुका। इस वजह से देखो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना, ये जो कंस्ट्रक्शन प्लांट है ये 3 साल तक चला।
In living quarters in the winter time at 40 degree below, people had to climb down the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. सोचो जो लिविंग क्वार्टर, इसका मतलब जो 4th फ्लोर पे रहते थे। हाँ, अब क्या हुआ, रशिया में एकदम कपकपाती हुई ठंड है, तो 40 डिग्री से भी कम, 40 डिग्री बिलो मतलब माइनस में समझो लगभग टेम्परेचर था, 40 डिग्री से भी कम। अब 40 डिग्री तो खैर ठीक ठाक होता है, बहुत कम था, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत ठंड थी, तो लोगों को 4th फ्लोर पर टॉयलेट अवेलेबल नहीं था लेबर्स के लिए, उनको नीचे आना पड़ता था टॉयलेट के लिए, ठीक है, मतलब भागते हुए और रोड साइड पे करना पड़ता था। तो ये सब कंडीशंस बुरी थी, ठीक है, ये सब बताया गया है। अब गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स थे, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कूलिंग सिस्टम बनाया, मतलब बोल्शेविक की गवर्नमेंट थी। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, फैक्ट्री वर्कर्स एंड अरेंजमेंट्स An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasant to enter universities। अच्छा, स्कूलिंग सिस्टम बनाए किसके लिए, जो पीजेंट या फैक्ट्री वर्कर उनके बच्चों के लिए, और कोई पीजेंट या फैक्ट्री वर्कर पढ़ना चाहता है तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए। क्रैचेस मतलब होता है शिशु सदन, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ पे जो लेडीज़ काम करने आती हैं औरतें, तो उनके बच्चों की, वो अपने बच्चों को साथ लेकर तो काम नहीं करेंगे, और छोटे बच्चे हैं तो घर पर भी नहीं छोड़ सकती, कमाने भी आना ज़रूरी है, तो उनको वहाँ पर, जहाँ पे एक बच्चों का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। बच्चे फिर वहाँ पर खेलते थे, देखा होगा आपने, जैसे कोई किड्स बच्चों का जो स्कूल रहता है वहाँ पे टॉयस वगैरह पड़े रहते हैं, बच्चे खेलते हैं। क्रचेस वर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स। चीप पब्लिक हेल्थ केयर, चीप पब्लिक हेल्थ केयर मतलब सस्ता हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की गई। क्वार्टर्स दिए गए किनको, वर्कर्स को रहने के लिए। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। देखो गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ट्राई किया पर इसके इफेक्ट लिमिटेड हुए, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास कम थे। ठीक है, देखो जितना रिसोर्सेज होंगे, अब भारत में जैसे समझो सबको राशन दिया जा रहा है, ठीक है, फ्री में खाना दिया जा रहा है, फ्री में नहीं मतलब कम पैसों में, या गरीबों को घर दिया जा रहा है, तो ऐसा थोड़ी नहीं सारे गरीबों को घर मिल गया, क्यों, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि सबको खुश कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब स्टेनिलिज्म मतलब क्या है, एक पर्सन थे जोसेफ स्टालिन, उनकी आइडियोलॉजी है तो उसको स्टेनिलिज्म बोला जाता है। अब जोसेफ स्टालिन कौन थे, क्या हुआ, बोल्शेविक के जाने, व्लादिमीर के जाने के बाद, व्लादिमीर लेनिन के जाने के बाद जो सोशलिज्म का जिम्मा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने संभाली, जोसेफ स्टालिन ने। ठीक है, इसलिए उनकी आइडियोलॉजी को बोला गया स्टेनिलिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मीनिंग क्या है, कंबाइनिंग लैंड एंड वेरियस रिसोर्सेज परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी कलेक्टिवली। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लैंड को कंबाइन करना और वेरियस जो फार्मर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर लें और एग्रीकल्चर एक्टिविटी कलेक्टिवली परफॉर्म करें। जैसा कलेक्टिवाइजेशन का आइडिया पहले मैंने बताया था, सब लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे लैंड जो हैं वो मिला लेंगे और फिर साथ में मिलकर उसमें एग्रीकल्चर करेंगे, फिर प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture। अब ये जो लाइन है इसका मीनिंग मैं आपको एट लास्ट समझाऊंगा क्या है इसका मीनिंग। अभी यहाँ से सुनो। By 1927 to 1928 the towns in the Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies। स्टालिन के टाइम क्या हुआ था, जो रशिया है, सोवियत रशिया, उधर पे ग्रेन सप्लाईज मतलब अनाज की कमी हो रही थी, अनाज प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा था, मार्केट में इतना अनाज था नहीं। क्यों नहीं था, तो स्टालिन ने पता लगाने की कोशिश की। The government fixed price at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices। अब देखो क्या था, फाइनली समझो, ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम थी, प्रॉपर खाना नहीं था, तो स्टालिन को क्या लगा कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या किया होगा, जानबूझ कर जमाखोरी कर ली होगी, मतलब अनाज रख लिया होगा, बेच नहीं रहे होंगे, और जब शॉर्टेज क्रिएट होगी कि लोग मांगेंगे अनाज दो, तो ये लोग क्या करेंगे, लोगों की ज़रूरतों का फ़ायदा उठाएंगे और महंगे रेट पर बेचेंगे। ठीक है, ऐसा स्टालिन का मानना था। तो स्टालिन ने सोचा कि इन लोगों ने छुपा के रखा होगा और बाद में महंगे रेट पे बेचेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं इसका प्राइस ही फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, समझो 14 रुपीज़ तय कर दिया गया प्राइस। अब क्या करेंगे, जिन लोगों ने छुपा के रखा है वो लोग चाहे बाद में बेचें चाहे अभी बिकेगा तो 14 पे ही, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया 14। तो इसने ऐसा सोचा, हो सकता है किसानों ने जमाखोरी करके रखी हो, होर्डिंग करके रखी हो, इसलिए इसने प्राइस फिक्स कर दिया ताकि लोगों के पास जो भी भरा हुआ अनाज है वो निकल जाए। पर जो किसान थे उन्होंने कहा हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है और हम लोगों ने जमाखोरी नहीं की है, और ये 14 रुपीज़ इतने कम, एग्जाम्पल लिया है 14, ठीक है, इतने कम प्राइस पर हम नहीं बेच पाएंगे।
स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स, मतलब उसने कुछ मेजर्स, कुछ नियम कानून लगा दिए। क्या लगा दिए? ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक इन दी होप ऑफ हायर प्राइसेस। उसने ऐसा समझा जो रिच पीजेंट्स है, किसान वगैरह, और जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने स्टॉक क्या किया होगा? होल्ड करके रखा होगा। ठीक है, उन्होंने जमाखोरी की होगी, फिर प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो बेच देंगे, तो इसलिए उसने प्राइस भी फिक्स कर दिया, लेकिन फिर किसानों ने बेचने से इतने कम प्राइस में मना कर दिया। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। स्पेकुलेशन मतलब होता है रेट डिफरेंस खेलना, एक टाइप का समझो सट्टा। कैसा कि मतलब हम लोगों ने प्रोडक्ट लेकर रख लिया, फिर जानबूझकर उसकी स्कैरसिटी क्रिएट कर दी, कमी क्रिएट कर दी, फिर लोग जब डिमांड करेंगे तो हम महंगे रेट पे बेचेंगे। तो उसने ऐसा सोचा स्टेलिन ने। स्पेकुलेशन मतलब ये जो सट्टा बाजारी हो रही है इसको स्टॉप करना पड़ेगा, और सप्लाईज मतलब फूड ग्रेन्स जो है वो जब्त करने पड़ेंगे लोगों के घर से। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया सुपरवाइजिंग इन्फोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन इन रेडिंग कुलक्स। क्या हुआ फिर? पार्टी ने 1928 में टूर करना मतलब पेट्रोलिंग करना स्टार्ट की, चेक करना स्टार्ट किया जो भी रिच पीजेंट्स थे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जा सकता है वहाँ पे सुपरवाइजिंग करना स्टार्ट किया। और इन्फोर्स मतलब उनको फोर्स किया कि आपके पास जो भी ग्रेन पड़ा है ये आपको बेचना पड़ेगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि लोगों के पास खाने की कमी है, क्योंकि फूड जो है वो क्या है, एक इसेंशियल ज़रूरत है लोगों की। तो जिन लोगों भी किसान लोगों ने, ट्रेडर्स ने जमाखोरी करके रखी थी, उनके ऊपर ऑर्डर दे दिया गया तुमको ज़बरदस्ती ये बेचना पड़ेगा। ठीक है। और इन रेडिंग कुलेक्स मतलब रशिया में जो बड़े व्यापारी किसान होते हैं ना, उनको कहा जाता है। तो उनके घर रेड मार दी किसने? इसने, स्टेलिन ने। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिव फार्म्स। ये सब करने के बाद भी कमी पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर क्या डिसीजन लिया गया? फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए। ठीक है। अब देखो, इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ऐसा माना गया कि फार्म को जोड़ दिया जाए क्योंकि एक फूड ग्रेन कम होने का कारण है जो छोटे छोटे फार्म्स है। देखो, जो छोटे फार्म्स रहेंगे ना, तो सब लोग सोचेंगे इतना छोटा सा तो मेरा फार्म है, इसके लिए अब मैं क्या ट्रैक्टर लाऊं। ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर की वजह से क्या होता है, फटाफट खेती होती है, जल्दी कट जाएगी फसल, जल्दी बो सकते हैं फसल। तो ऐसा हो सकता है लोग सोचे। तो विदाउट मैकेनाइजेशन, मशीन्स का न होने की वजह से फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है, और कम हो रहा था। ऐसा एक कारण था फूड ग्रेन कम होने का। तो इन्होंने सोचा कि चलो इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। तो इसने कलेक्टिवाइजेशन का ऑर्डर दे दिया कि सब लोग अपनी लैंड मिला लो और फिर मैकेनाइजेशन के थ्रू एग्रीकल्चर करो। इन 1917 लैंड हैज़ बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। These small-sized peasant farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks. स्टालिन का ऐसा मानना था जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको हटाओ, बाहर फेंक दो और पूरी लैंड उनकी साथ ले लो और इक्वली डिवाइड कर दो। मतलब वो जो बड़े बड़े किसान हैं ना, जिनकी वो ज़मीनें हैं, उनको हटाओ, पूरा लैंड को एक माना जाएगा, पूरी खेती होगी, प्रॉफिट सब में इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइंस मतलब जैसे इंडस्ट्रीज में मशीन के थ्रू गुड्स प्रोड्यूस होता है ना, वैसे हम खेत में क्या करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड डालेंगे, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था। केमिकल फर्टिलाइजर्स डालेंगे, ट्रैक्टर्स यूज़ करेंगे, हार्वेस्टर यूज़ करेंगे, तो क्या है, प्रोडक्शन फटाफट बढ़ेगा और जो ये फूड ग्रेन की सप्लाई है ये दूर होगी। तो इसने एकदम कलेक्टिवाइजेशन का ऑर्डर दे दिया गया। ठीक है, जो कुलक्स है उनको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, उनसे लैंड ले लो और प्रेजेंट्स में बांट दो। एंड स्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म। स्टेट कंट्रोल्ड मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फार्म होगा वो पूरा। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट को कि कलेक्टिव फार्म से वर्क करो। देखो, स्टालिन ऐसा चाहता था, पर क्या दूसरों की मर्जी थी क्या? स्टालिन तो ऐसा बोलता था कि सब लोग ऐसा करो, पर क्या पीजेंट्स की मर्जी थी क्या? उनको फोर्स किया गया, उनकी मर्जी नहीं थी। पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। The bulk of land and implement were transferred to the ownership of collective farms. मतलब लैंड और इम्प्लीमेंट्स मतलब जैसे ये जो फावड़े वगैरह आते हैं, ठीक है, गेती आती है, ठीक है, इन सब जो इक्विपमेंट्स यूज़ आते हैं खेती के लिए, उसको सब साथ रख लिया गया। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलकोस प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। कोलकोस प्रॉफिट मतलब जो ये कलेक्टिव लैंड्स थे ना, फार्म्स, उनका प्रॉफिट, उस पर काम किया और शेयर किया गया प्रॉफिट। इनरेज पीजेंट्स रेजिस्टेड द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक। कुछ पीजेंट्स थे, मानने के लिए तैयार नहीं था। इनरेज्ड मतलब जो गुस्से में थे, ठीक है, उन्होंने रेजिस्टेड अथॉरिटीज़, जैसा अथॉरिटीज़ ने बोला तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, और अपने जो लाइव स्टॉक था उसको छोड़ दिया या कम कर दिया। या डिस्ट्रॉय करने का मतलब है बैल वैल जो है ना, जो खेती करवाने में मदद करते थे, उनको छोड़ दिया कि नहीं करनी हमें खेती, जाओ, हम अपना लाइव स्टॉक ही छोड़ दे रहे हैं, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो अपना लाइव स्टॉक इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया।
Enraged peasants resisted the authorities. Resisted मतलब चेंज होने से मना कर दिया, रेजिस्टेड मतलब चेंज को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक मतलब अपने जो गाय भैंस थे उसे छोड़ दिया। अब 1920 टू 1931 के बीच में जितना भी कैटल था, कैटल मतलब वो जो पशु मवेशी थे जो हेल्प कराते थे एग्रीकल्चर में, वो 1/3 हो गए। समझो 90 थे तो 30 हो गए, 60 डिस्ट्रॉय कर दिए गए, छोड़ दिया गया उनको। दोस हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड। जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन से चेंज करने के लिए मना किया था कि हम कलेक्टिव लैंड में फार्मिंग नहीं करेंगे, उनको पनिशमेंट मिली, उन्हें देश निकाला कर दिया गया, उस जगह से निकाल दिया गया। एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यू दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि हम कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना चाहते, हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, पर हमें कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना, हम कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना चाहते। They merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. अब देखो कलेक्टिवाइजेशन के लिए किसी रिच किसानों को या समझो कुछ ही किसी किसानों को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए अलाउ कर दिया गया, पर उनके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा ट्रीट किया जाता था। अनसिम्पैथेटिकली मतलब असहानुभूति से, सिंपैथेटिकली मतलब होता है सहानुभूति, उनसे गलत ट्रीट किया जाता था इंडिपेंडेंट उनको छोड़ने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ, अब देखो कलेक्टिवाइजेशन जो सोचा था वो फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, इनफैक्ट बैड हार्वेस्ट, प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, ऊपर से ख़राब मौसम की वजह से 1932-1933 में लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग मतलब भयानक एक भुखमरी आ गई। कब? सो इन दी सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियन डाइड। कलेक्टिवाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ऊपर से फिर क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट मतलब कटाई प्रॉपर हुई नहीं, मौसम ख़राब होने की वजह से 40 लाख लोग मर गए, एक बहुत ही भयानक भुखमरी फैल गई थी। नेक्स्ट पेज। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequence of collectivization. अब देखो जो स्टार्टिंग में मैंने छुड़वाया था ना ये पोर्शन, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ये जो प्लान्ड इकोनॉमी थी ना, जो 5 ईयर प्लान बना रहे थे, ठीक है, ये किससे लिंक्ड है? ये डिजास्टर से। ये जो 5 ईयर प्लान है, ये जो कलेक्टिवाइजेशन हुआ, इससे फाइनली क्या हुआ, डिजास्टर हुआ। डिजास्टर मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, एज वेल एज क्या हुआ कि भुखमरी अलग आ गई, उसके कारण लोग 40 लाख लोग अलग मर गए। ठीक है, तो ये जो प्लान्ड इकोनॉमी है ये लिंक्ड है किससे? डिजास्टर से और कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequence of collectivization. बहुत लोगों ने बुराई करना स्टार्ट कर दी, किसकी? स्टालिन की, कि ये जो कलेक्टिवाइजेशन करा रहा था इससे कुछ हुआ नहीं, ये जो 5 ईयर प्लान बना रहे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया, इसकी वजह से हुआ क्या, लोग मरे। स्टालिन एंड हिज सिंपैथीज चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कंस्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। जो लोग अब बुराई कर रहे थे ना, तो स्टालिन ने उसे, जो क्रिटिक्स मतलब जो बुराई कर रहे थे और षड्यंत्र बना रहे थे सोशलिज्म के अगेंस्ट, तो स्टालिन ने उन्हें पनिश करना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, पनिश मतलब उनके साथ उन्हें जेल में डाल दिया, मारा पीटा गया उनको। एक्यूजेशन मतलब क्या होता है, जो दोषी थे, जो वही क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वर मेड थ्रू आउट दी कंट्री एंड 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप्स। अब देखो उनको जेल में डाल दिया गया या उनको लेबर बना दिया गया, चलो तुम बंधुआ मजदूर बन के काम करोगे, क्यों? क्योंकि तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ दी क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। कुछ भोले भाले व्यक्ति थे, पर उनका भी समझो थे भोले भाले, पर उसके ग्रुप के साथ थे जो लोग क्रिटिसाइज़ करते। होता है ना क्लास में एक पर्सन हल्ला करता है या 2 पूरी क्लास पिट जाती है। ठीक है, वैसे जैसे आप लोगों की क्लास में होता है, वैसे ही क्या होता है, मोस्ट वर इनोसेंट, जो भोले भाले थे उनको भी, वो भी बेचारे इनके स्टालिन की जो एरिस्टोक्रेसी कर रहा था अत्याचार, वो भी उनके साथ भी अत्याचार हुआ, पर कोई बोल नहीं सकता था, जो भी बोलता था उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता था। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन। बहुत सारे लोगों को झूठी गवाही देने के लिए अलाउ किया गया, मतलब उनको बहुत जुर्म कबूल करवाया गया। कैसे? उनके ऊपर आरोप लगा के, टॉर्चर करके कि हाँ तुमने ऐसा किया था, तुम भी उसके साथ शामिल थे, बोलो तुमने किया है कि नहीं, जैसा होता है जनरली। तो फॉल्स कन्फेशन बोलने के लिए उनको टॉर्चर किया गया कि गलत चीज़ एडमिट करो, एंड वर एग्जीक्यूटेड, फांसी लगा दी गई। बहुत सारे लोग उसमें टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर। पार्ट 12 सॉरी वो 11 था, ये 12 है, पार्ट 13 हम कल पढ़ेंगे।